हाँ तो बच्चों लास्ट क्लासेज में अपन ने क्लोज पैकिंग को लेकर डिस्कशन किया था, साथ साथ इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे और कुछ टर्म्स देखे थे कैसे कैसे इनको अप्लाई करते हैं। इसके बाद में देखो कुछ पॉइंट्स जो लास्ट में डिस्कशन किए थे उससे के अलावा कुछ पॉइंट्स जो छूट रहे बेटा, मैंने वैसे पहले भी बोला था कि बेसिकली जो भी इससे रिलेटेड बातें थी मैंने कंप्लीटली बता दी थी। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हो सकता है आपको रिमेनिंग रह गई हो तो वो क्वेश्चंस के थ्रू अपन क्लियर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा माइंड ये कर लेना बेटा, आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सर बीसीसी में आपने नहीं बताया कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ गए। या क्वेश्चंस ये आ जाता है कि सर एफसीसी में अगर देखें ऑक्टागोनल वॉइड्स कितनी होगी, टेट्रागोनल वॉइड्स कैसे होगी और इनको कैसे क्या कंसीडर करें। तो उनको लेके वैसे काफ़ी सारी ट्रिक्स आपको बताई थी, फिर भी आपको एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ बेटा, कुछ जो डाउट्स वगैरह वो आपके माइंड में ना रहे। साथ साथ इमेजिन करने का खेल है बेटा, पहले भी बोला था इसको, जस्ट देखो इमेजिन करते जाना एक एक चीज़। जैसे अगर मैं बात करूँ टेट्रागोनल वॉइड्स की, तो टेट्रागोनल वॉइड्स आती किस तरीके से, जैसे मान लो आपको एफसीसी में देखना है ना, इसको और क्लियरली बनाते हैं। अब यहाँ पे फोकस करिएगा सारे बच्चे। देखो बेटा यहाँ पे जैसे मान लो मैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लेता हूँ, ये ले लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा देखो कहाँ कहाँ अटैच होगा। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड में डिस्कशन करूँ, बीसीसी में करूँ, तो यहाँ से देखो ये जो पार्टिकल्स आएगा, अगर डायगोनल पे फोकस करूँ वहाँ पे देखो एक्चुअली होता क्या है, टेट्रागोनल वॉइड्स आएगी कैसे। तो टेट्रागोनल वॉइड्स के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स थी कि बेटा 4 एटम के बिटवीन आ रही थी। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 एटम्स इस तरीके से आ जाते हैं ना बेटा, जैसे ये एटम्स आ गए और इनके सिमिलरली देखो बैक डायरेक्शन में ऐसे एक और एटम आ जाए, ये बैक है ना, किस तरीके से आप इमेजिन करोगे, जस्ट ऐसा सोचिए बेटा, एक बॉल रखी है, देखो एक बॉल रख दिया आपने ऐसे, जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ बेटा, ये जो डॉट वाला था है ना, ये एक बॉल रखी हुई है। अब इस बॉल के आगे आपको क्या करना है, 3 क्रिकेट वाली बॉल और जमा दो। अब तीनों क्रिकेट की बॉल को आप टच करोगे एक दूसरे से, है ना, टच करोगे तो बेटा उनके बीच में एक स्पेस सा आएगा ना, ये स्पेस सा, ये जो वॉइड्स आ रही है, यहाँ जो स्पेस दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हो आप, टेट्रागोनल वॉइड्स। क्या बोलते हो, टेट्रागोनल वॉइड्स। सबसे पहले तो ये माइंड में सेट कर लो, यानी टेट्रागोनल वॉइड्स आपको मिलेगी बच्चों, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस तरीके से देखना पड़ेगा आपको 4 एटम्स। और 4 एटम्स में आपको पहले भी बताया था, या 3 एटम्स तो क्या आते हैं फ्रंट आएंगे और 1 एटम्स कैसे दिखाना है आपको, बैक शो करना है। तो 4 एटम्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं देखो यहाँ एटम्स कितना आ सकता है, एक यहाँ का मान के चलो, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 1 2 3 ऐसे एटम्स होंगे, है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरीके से, मान लो डायगोनल्स देखो, ये डायगोनल देखो, एक डायगोनल ये हो सकता है, एक डायगोनल देखो यहाँ से ऐसे जा सकता है, एक डायगोनल यहाँ से ऐसे, ऐसे जस्ट इससे और जस्ट इससे, सॉरी आपस में देखो डायगोनल कितने बना सकते हो आप। सबसे पहले तरीका बता देता हूँ डायगोनल बनाना कैसे। बेटा डायगोनल का मीनिंग क्या होता है, जो इसको सेम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, सिमेट्रिकल कर दे, इस तरीके से। अब यहाँ आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स मान लो यहाँ से देखो अटैच कहाँ कहाँ होगा, एक यहाँ अटैच पार्टिकल से अटैच हो गया, एक यहाँ से 3 और एक बॉडी सेंटर से होके जाए, तो यहाँ देखो यहाँ 4 से अटैच हो। जैसे ये 3 पार्टिकल्स जो आ रहे हैं बेटा, देखो ये एक तो इस सरफेस पे पार्टिकल्स होगा, यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ आ गए, इस सरफेस का यहाँ दिखा दिया, और यहाँ जो जा रहा है देखो बेटा किस तरीके से, एक फेस तो ये हो गई, ठीक है, एक फेस तो ये आड़े वाले है ना, फेस ऐसे है, ये कुछ इस तरीके से ये फेस है ना, ये वाली, ठीक है, एक फेस ये वाली हो गई 2 और एक फेस ये वाली,
इस प्रकार ये क्या आ गए 3 पार्टिकल्स यहाँ आ गए, और इस लेयर पे ये 3 पार्टिकल्स तो इस वाले पार्टिकल्स हो गए जो मैंने फ्रंट वाले बनाए ना, जो ग्रीन कलर से बनाए, ये पार्टिकल्स ऐसे मान लो है ना, फेस पे आ गए। और ये जो एज पे पार्टिकल्स दिखाए ये जस्ट इनके क्या आ जाएगा, बैक आ जाएगा, जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। इस प्रकार यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएंगे और क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पे एक टेट्रागोनल वर्ड्स बना देंगे। एक्चुअली इस तरीके से अज्यूमसन करना है, जहाँ 4 एटम्स आ जाएंगे वो वहाँ कौन सी वर्ड्स आएगी, टेट्रागोनल वर्ड्स। ऐसे ही बेटा जस्ट यहाँ पे डायग्नोस था, ऐसे ही देखो एक तो इधर वाले कॉर्नर पे हो गया, एक यहाँ होगा, सेम टू सेम यहाँ देखो ये सेम टू सेम फेस है बेटा, और यही डायग्नोस हो गया। और ऐसे डायग्नोस कितने होते हैं टोटल, एक क्यूब में अगर आप देखोगे तो 4 डायग्नोस होते हैं। अब बेटा यहाँ पे कंसिडर थोड़ा सा आपको माइंड करना है बेटा, यहाँ पे ये डायग्नोस में कितना आ रहा है, अरे देखो एक डायग्नोस पे 2 आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, तो 4 पे कितना आ जाएगा, टेट्रागोनल वर्ड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8 हो जाएगी। समझ में आया, लेट्स क्लियर। अगर मैं बात करूँ ऑक्टागोनल की, तो ऑक्टागोनल कब आता है, जब आप क्या करोगे बेटा, ऐसे एक तो पहले लेयर आ गई है ना, सेकंड लेयर जस्ट इसके अपोजिट हो जाए, यानी इनको कवर करने लगे कुछ इस तरीके से। अगर ये इसको कवर करने लगेगी तो इनके बीच में जो स्पेस आएगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्टागोनल वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे देखो स्पेस शो नहीं होगा, बिकॉज इस बॉल ने इनको कवर कर लिया, इनकी वर्ड्स को इसने कवर कर लिया, तो इस प्रकार यहाँ वर्ड्स कवर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टागोनल वर्ड्स। क्या हो जाएगा, ऑक्टागोनल वर्ड्स। यहाँ जो आएगा 6 एटम्स के बिटवीन, और 6 एटम्स के बिटवीन ये पॉसिबल आएगी बेटा। यहाँ पे देखो ये 3 एटम्स आ गए, 3 इधर से आएंगे है ना, इस तरीके से। तो यहाँ अगर आप नोटिस करोगे, जस्ट अपोजिशन में देखोगे तो देखो 1 2 3 एंड 4 चांस बने। इस प्रकार यहाँ पे ऑक्टागोनल वर्ड्स कितनी हो जाएगी, 4। समझ में आया। अगर नहीं आया बच्चों तो जस्ट इमेजिन करना सीखिए। एक और ट्रिक मैं इसके लिए यूज लेने जा रहा हूँ, सिंपल सी ट्रिक है, दूसरे तरीके से और समझ लीजिए। इमेजिनरी डायग्राम है ये बेटा। सबसे पहले आपको कल भी बताया था, आप अगर बात करोगे स्क्वायर, देखो 3D जो क्लोज पैकिंग है इसको लेके 3 तरीके से अपन समझ सकते हैं। 3D क्लोज पैकिंग में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आता है वो आता है बेटा ए टाइप। ए टाइप का मतलब मैंने बताया कि इसमें से केवल 1 टाइप लेयर होगी, कैसी, ए टाइप लेयर्स, यानी जैसा अरेंजमेंट यहाँ था वैसे ही यहाँ था। इसको मैंने बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोला था, किसमें, 3D में। जैसे ये लेयर से बेटा ऐसे की ऐसे लेयर फ्रंट एंड बैक रहेगी, सेम टू सेम अरेंजमेंट था, तो इसको तो क्या बोला था आपने, ए टाइप। इसी को बोलते हैं बेटा आपका स्क्वायर प्लेन। ओके, इसके बाद में आता है सेकंड टाइप, मैंने बताया था हेक्सागोनल से। देखो आपको मैंने पहले बताया था, अपन ने 3D क्लोज पैकिंग को समझने से पहले बेटा, किसको, 3D क्लोज पैकिंग को मैंने समझने से पहले आपको 2D क्लोज पैकिंग बताई थी। कौन सी पैकिंग, 2D क्लोज। और 2D क्लोज को 2 टाइप से कैटेगराइज करा दिया था मैंने। एक तो कराया था बेटा स्क्वायर, एक कराया था हेक्सागोनल। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हेक्सागोनल है ना, इसी को 2 टाइप से देखना होता है, यानी हेक्सागोनल को स्पेसिफिक एक तो हेक्सागोनल में डालेंगे और सेकंड डालेंगे इसको फेस सेंटर्ड में या सीसीपी में, तो उसी के हिसाब से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 2D वाले में देखो ये स्क्वायर वाले का तो यही आ गया। इसके बाद में इसको 2 टाइप से और डिवाइड किया गया, एक तो किया गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सेकंड करेंगे बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या देखा, सीसीपी में क्या देखा और इसमें क्या देखा, बस वो डिफरेंस माइंड रखना है। आपको मैंने पहले भी बताया था बेटा, इसमें क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें आएगा बेटा AB टाइप, और यहाँ कैसा आता है ABC टाइप। इनको लेके डायग्रामेटिक तरीके से अच्छे से समझाया था, फिर भी मैं कुछ डायग्राम्स और बनाने जा रहा हूँ जिससे आपके लिए ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो पाए, एक एक चीज़ को आप कंप्लीटली समझ पाओ बेटा, और साथ साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह कर पाओ। बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स में बेटा सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों के इमेजिनेशन को लेके। तो यहाँ मैं क्लियर करने जा रहा हूँ जस्ट आपको किस तरीके से इमेजिन करना है, किस तरीके से इनकी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है बच्चों, तो फोकस करना बेटा। देखो बेटा AB टाइप से अगर आपको बनाना है, 3D क्लोज पैकिंग की डिस्कशन कर रहा हूं, तो AB टाइप में आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो ये हो गया आपका हेक्सागोनल। ओके, लेट्स क्लियर। यहाँ एक एटम दिखाओ, इसके हर तरफ एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगा दो, है ना। ऐसे थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छे से बनाते हैं यार, पता नहीं क्यों वन टाइम में अपना डायग्राम अच्छे से नहीं आ पाता। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गया, यहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होते हैं ना। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका हेक्सागोनल। ठीक है, लेट्स क्लियर, ये हो गया, ये आपका A टाइप लेयर आ गया। अब B टाइप बोला है तो इससे क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। डिफरेंट आएगी तो कुछ इस तरीके से कर दो, लो ये क्या हो गया आपका B टाइप। देखो
अब वापस क्या करना है, ए बी टाइप बोला है तो इसी लेयर को जस्ट आगे रखो, वापस हेक्सागोनल बना देना ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया, वापस देखो ये ए टाइप लेयर, ये क्या होगी बेटा बी, वापस ये क्या होगी ए टाइप, अब फिर से बी टाइप बना दो बस। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी बी टाइप। तो इस प्रकार की जो भी अरेंजमेंट होता है इसी को बोलते हैं ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। लेट्स क्लियर, डायग्राम बहुत सिंपल है, कुछ मत बनाओ बेटा, एक हेक्सागोनल बनाओ फिर बी टाइप बना दिया, इसमें ट्राइगोनल बनाना होता है, फिर ऐसे कि ऐसे कंटिन्यू करना है। ओके, लेट्स क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा ए बी सी टाइप की, इसको लेके कल भी मैंने बता दिया था, एक बार फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ, इससे कंपैरिजन में इजी रहेगा। बेटा ए बी सी टाइप देखो किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या होगा, ए मान लो, चलो ए बनाते हैं सबसे पहले। ये क्या हो गया आपका हेक्सागोनल हो गया। ठीक है बेटा, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए टाइप मान के चलता हूं इसको, तो बी टाइप कैसा हो जाएगा, जस्ट ये बी टाइप हो गया। सी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका ए बी सी टाइप। अगर वापस सी के बाद में देखूं तो सीक्वेंस में क्या आएगा, देखो ए बी सी फिर क्या आएगा वापस ए बी सी, तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया वापस ए के बाद में फिर से क्या आएगा बी आएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा। समझ में आ गया, बस यही होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर 3D में डिस्कशन किया जाए, हेक्सागोनल को लेके करे या फेस सेंटर्ड को करे, ए बी टाइप को करे या ए बी सी टाइप को करे, बस ये याद रखना बेटा। पहले सबसे पहले आपको 3 तरीके से इसको बताना है। 3D डायमेंशन में आपको पहले बताया, पहले हेक्स स्क्वायर के बारे में माइंड करो, उसके बाद में आप किसको लेके करोगे हेक्सागोनल को लेके, उसके बाद में अपन लास्ट में देखते हैं फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। लेट्स क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अपनी, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हो सकता है रिमेनिंग रह रही हो, या कुछ चीज़ें बैक ईयर्स के एग्जाम्स के अंदर पहुंची गई हो, आपको हो सकता है माइंड नहीं हो, तो बेटा उनको अपन सीट्स के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे क्या फाइंड आउट करें, सबसे पहले सुनिएगा। देखो डेंसिटी होती क्या है, वैसे तो सिंपल सी बात होती है, सब जानते हैं सर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं बात करूँ यहाँ पे क्या काम है इसका, बच्चे बोल देते हैं सर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये सब चीज़ें तो फिजिक्स में आती है, बेसिक बातों में आती है, यहाँ क्या काम है। एक्चुअली डेंसिटी की यहाँ रिक्वायरमेंट्स कुछ डिफरेंट तरीके से पड़ेगी और यहाँ डिफरेंट तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट्स क्लियर करते हैं बेटा। जैसे मालूम है क्यूबिक ले लूँ या हेक्सागोनल ले लूँ, किस टाइप से क्लोज पैकिंग लेंगे वो बाद में डिस्कशन करेंगे। आपको बेटा मैंने 3 से 4 टाइप से डिवाइड किया था यूनिट सेल्स को लेके, वहाँ 4 के अलावा अनदर टाइप्स भी बताए थे, पॉसिबल टाइप्स, और साथ साथ मैंने डिस्कशन किया था क्रिस्टलाइन लैटिस को लेके। जैसे हेक्सागोनल आ गया था बेटा, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ये सब बताए थे मैंने, वहाँ पे क्यूबिक वगैरह बताए थे। तो वहीं पे अपन ने डिस्कशन किया था बेटा यूनिट सेल्स को लेके साथ साथ। तो एक और चीज़ को माइंड करिए बेटा, जैसे मैं कोई भी एक यूनिट सेल्स बना देता हूँ, ये आपका क्या हो गया एक यूनिट सेल्स हो गया। मैं इसको बेटा क्यूबिक वाला बता देता हूँ, है ना, क्यूबिक के। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो पैरामीटर्स वगैरह के अकॉर्डिंग मैंने कैटेगराइज करना सिखाया था बेटा इनको। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स आते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि टोटल पार्ट में होते हैं। अगर बात करूँ मैं यूनिट सेल्स में, सिंपल्स में, तो वहाँ कहाँ पे मिलेंगे, ओनली कॉर्नर्स पे मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ बेटा सेंट्रल यूनिट बॉडी सेंटर्ड की बात करूँ तो बॉडी में और अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे फेस सेंटर्ड की या एंड सेंटर्स की, तो अलग अलग सिचुएशंस में क्या होता है कि बेटा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। अगर कंट्रीब्यूशन डिफरेंट रहेगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बेटा सब में क्या मिलेगी, पैकिंग एफिशिएंसी, या मैं बात करूँ यहाँ पे डेंसिटी वगैरह, वो सब क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। कैसे, एक अज्यूमशन करिए बेटा, जैसे मान लो आपका एक क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है, एक बार मैं यहाँ पे 5 बच्चे बैठा हूँ, एक बार 10 बच्चे बैठा दूं, क्या दोनों में सेम डेंसिटी कवर करेंगे, सेम वॉल्यूम कवर करेंगे क्या? अरे देखो वॉल्यूम कवर किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो बच्चे कितने बैठा रहा हूँ, हो सकता है एक बच्चा तो एकदम एलिफेंट टाइप का हो, ना, मोटा ताज़ा अट्टा कट्टा, एक दुबला पतला हो, जैसे आपके फिजिक्स वाले सर आते हैं क्लास में दुबले पतले से, और मोटे मोटे बंदे भी आपने देखे होंगे ना। तो XYZ देखो बच्चों,
अगर मोटा ताजा बच्चा होगा तो वो डेंसिटी को कुछ अलग कवर करेगा या वॉल्यूम को कुछ अलग कवर करेगा रूम में। अगर छोटे बच्चों की मैं बात करूं तो वो वॉल्यूम को क्या करेंगे, लेस कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा एक तो 100 बच्चे बैठा दूं, एक 10 बैठा हूं या एक 2 बैठा हूं, तो यहाँ पे देखो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना, ये कितना वॉल्यूम कवर करेंगे रूम में। जैसे मैं बोलता हूं कि बेटा यहाँ पे आपको मैं बोलूँ कि एक रूम है, रूम में मैं 10 बच्चे बैठा रहा हूं। अब इन 10 बच्चों का बैठने के बाद में मैं आपसे पूछूं कि रूम की एफिशिएंसी कितनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना डेफिनेटली आप बोल दो कि सर 10 ही रूम की एफिशिएंसी है। हो सकता है 2-4 मोटे ताजा बैठा दोगे तो 2-3 बच्चे भी इसको रूम को कवर कर ले, तो वहाँ रूम की एफिशिएंसी 10 की थोड़ी रही। समझ में आ रहा है कुछ बेटा? एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है किस पे, एक तो कितने नंबर्स है ना, इसके अलावा कितना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है? अरे जैसे क्लासरूम में कितने बच्चे बैठेंगे ये डिपेंड कर रहा था बच्चों की साइज कितनी है और बच्चों के नंबर कितने हैं ना। नंबर का मतलब कितने बच्चे हैं टोटल, ऐसे था ना क्लासरूम में। वैसे कि वैसे यहाँ पे है। जस्ट इमेजिन करो बेटा, यूनिट सेल्स बस 3D में बना लो। 3D में बनाओगे तो यूनिट सेल्स कुछ इस टाइप की हो जाती है। ठीक है बच्चों, देख रहे हो, ये आपकी यूनिट सेल्स हो गई। अब यूनिट सेल्स में आपको कंट्रीब्यूशन तो पता है, मैंने कंट्रीब्यूशन पहले से ही करवा दी है। आपको सबको पता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले देखो 4 से 5 कंट्रीब्यूशन ही काम में आते हैं आपके। सबसे पहले आ गया था सिंपल यूनिट सेल्स को लेके, है ना। तो बेटा सिंपल यूनिट सेल्स को लेके मैं डिस्कशन किया था पहले भी आपको, सिंपल या प्राइमेटिव में ओनली सिंगल रहता है। अगर कॉर्नर पे बात करूँ तो ओनली 1/8 कंट्रीब्यूशन रहता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ बेटा बॉडी सेंटर्ड में, तो बॉडी सेंटर्ड में 2 टाइप से बताया था, कॉर्नर का 1 रहेगा, साथ साथ सेंटर में 1 रहेगा। अगर फेस सेंटर्ड की बात करूँ तो बेटा 1 कॉर्नर का हो जाएगा और 6 फेस में हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पे 3 + 1 = कितना आ गया था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन या रैंक भी बोलते हैं इसको कई जगह बेटा। तो ये कितना था 4। अगर एंड सेंटर्ड की बात करूँ बेटा तो एंड सेंटर्ड में टोटल कितना आया था 1 तो आ गया था कॉर्नर में, 1 आ गया था बेटा, 2 फेस से हाफ हाफ करके 1 आ गया था। इस प्रकार यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आया था 2 आया था। अगर मैं बात करूँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को लेके, कल भी मैंने डिस्कस किया था बेटा लास्ट वाले लेक्चर्स में, तो यहाँ आपने देखा था हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग आ रही थी बेटा, या हेक्सागोनल जो यूनिट सेल्स आ रही थी, मैं एक्चुअली ये हेक्सागोनल यूनिट सेल्स का बारे में डिस्कस करूं तो यहाँ पे आपको पता है 6 आ रहे थे, है ना। कंट्रीब्यूशन कैसे क्या होता है इसको लेके मैंने बताया था कि जो कॉर्नर पे आता है बेटा कितना आता है 1/3 आता है। 12 कॉर्नर होते हैं तो वहाँ से कितना आ गया था 4 आ गया था। इसके अलावा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, एक्चुअली सॉरी 1/6 आएगा कंट्रीब्यूशन इसमें। 1/6 के हिसाब से यहाँ 12 कॉर्नर थे तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहे थे वो 2 आ रहे थे, 3 बॉडी सेंटर्ड में आ रहे थे और 2 फेस पे हाफ हाफ करके 1 आके ओवरऑल 6 आ गया था। ये 4-5 ही इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो माइंड में रखना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा यहाँ पे कैसे क्या आप फाइंड आउट करोगे, तो आप ये बोलोगे सर कि ये डिपेंड करेगा कितने नंबर से, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम अगर मेरे को कंसीडर करना है, अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो बेटा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम तो आप बोलोगे सर क्यूब में चाहे आप लेंथ ले लो, चाहे विड्थ ले लो, चाहे हाइट ले लो, तीनों इक्वल होती है। अगर मैं इसको ए मानूँ इसको ए मानूँ तो तीनों ए होगी। और आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी यहाँ पे ए करूंगा तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे क्यूब को लेके तो यूज लेना आपको वॉल्यूम ए क्यूब। अगर मैं हेक्सागोनल में बात करूँ या मोनोक्लिनिक में या ट्राइक्लिनिक में या ऑर्थोरोम्बल वगैरह में बात करूँ, ऑर्थोरोम्बिक वगैरह में, तो बेटा वहाँ पे आप सिंपली यूज ले लेना ये फॉर्मूला। ओके, लेट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर लोगे। तो वॉल्यूम अगर आपको पता है तो बेटा आप रिक्वायरमेंट किसकी है, मास की रिक्वायरमेंट है डेंसिटी फाइंड आउट करने को। बस सिंपल सा है। मास फाइंड आउट करने का तरीका मैं बता दूं आपको, इस तरीके से फॉर्मूले को काम में लेना है। बस देखो, हाँ बच्चों, मास को देखो इस तरीके से फाइंड आउट करो। आपको वॉल्यूम की में कोई दिक्कत नहीं है कि सबको पता है। मास फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, देखो सिंपली ये डिपेंड करेगा किस पे, कितनी रैंक है ना, जेड का नंबर कितना है। तो यहाँ पे एक तो रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी अपने को जेड की। जेड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। साथ साथ डिपेंड करेगा सिंगल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका मास कितना है। ओके, इसको डिवाइड कर देना किससे बेटा, वॉल्यूम से। किससे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम से। तो इसको वॉल्यूम को मैं सिंपली वी से रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, यहाँ पे स्मॉल वी से। ठीक है बेटा, ओके, लेट्स क्लियर। अब बेटा जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, अगर मैं बात करूं एम की तो मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लेट्स क्लियर। अब मास कैसे फाइंड आउट करें, प्रॉब्लम्स तो यही आएगी सर, मास तो गिवन ही नहीं रहता, मास तो कहीं दिया ही नहीं जाता, तो कैसे फाइंड आउट करूं। तो आपको पता है बेटा मास डिपेंड करता है किस पे, देखो आपने ये सीखा था
मास को लेके देखो, मोल को लेके थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। 11th क्लास में भी आपने काफी डिस्कशन किया है। बेटा मास क्या होता है एक्चुअली, मास इनटू आवोगैद्रो नंबर बराबर आपको क्या सुनने में आया था, मोलर मास होता है। मास को अगर मैं मल्टीपल करूं किससे, आवोगाद्रो नंबर से, तो क्या आ जाता है, मोलर मास। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ क्या, देखो मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है अपने को। मास को किससे करना है, स्मॉल एम से, और मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो यहाँ पे मास इनटू आवोगैद्रो नंबर, आवोगैद्रो नंबर आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, मोलर मास के। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मास ही तो फाइंड आउट करना है। तो एन को इधर ले जाओ, यहाँ के इसमें आ जाएगा डिवाइडेशन में। हेंस वी कैन से मास एज इक्वल होता है किसके, मोलर मास, कैपिटल एम जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बेटा डिवाइडेड बाई आवोगैद्रो नंबर। अब आवोगैद्रो नंबर क्या होता है, काफी फेमस है बेटा ये डिजिट, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। लेट्स क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी लिखना है या नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के थ्रू कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे इनको सॉल्यूशन अपने को देना होता है, कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इनको सोल्व आउट करते हैं। ठीक है बेटा, लेट्स क्लियर। ये हो गया आपका मास। अब बस क्वेश्चंस में क्या आता है, कैसे सोल्व करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अरे बस भाई मास इक्वल टू हो गया। अब देखो आपको क्या है, एज लेंथ वगैरह दी हुई आएगी, और मैं आपको बता दूं बेटा 100 में से 95% तक जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्यूबिक में आते हैं आपके। ठीक है, तो क्यूबिक में आएंगे तो यहाँ पे लेंथ और बिट एंड हाइट को इक्वली मानते हुए, ए मानते हुए यहाँ पे क्या यूज में लिया जाता है, ए क्यूब ले लिया जाता है। साथ साथ यहाँ पे जेड की जगह जेड आ गया। जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ डेरिवेटिव पार्टिकल्स या दोज पार्टिकल्स हुज आर पार्टिसिपेट इन क्रिस्टलाइन लैटिस या यूनिट सेल्स। बेटा यहाँ यूनिट सेल्स को लेके समझेंगे। लेट्स क्लियर। तो जेड का मीनिंग पता है आपको, एम का मीनिंग क्या है बेटा, मास, और मास को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने दे दिया है। अब ऐसे आपको पता था, मोलर मास को डिवाइडेड कर दो किससे, आवोगैद्रो नंबर से। तो यहाँ पे कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आवोगैद्रो नंबर एन है। ओके लेट्स क्लियर। ओके आवोगैद्रो नंबर आपको पता है, एन ए क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। लेट्स क्लियर। अब बेटा यहाँ पे देखो जेड कैसे यूज करना है, जेड को लेके वैसे बता दिया। सिंपल प्राइमेटिव आए तो वहाँ पे 1 लो, अगर बॉडी सेंटर्ड आए तो 2 लो, फेस सेंटर्ड आए तो 4 लो, एंड सेंटर्ड आए तो 2 लो, हेक्सागोनल यूनिट सेल्स आ जाए तो वहाँ पे 6 काम में ले लो बस। ओके एम का मतलब आपको मोलर मास पता होता है, जैसे मोलर मास एल्यूमिनियम का पूछे 27, सोडियम का पूछे तो 23। ऐसे ही एक्चुअली आपका जो मोलर मास है वो पता है, ये पता है। अब आपको दिया हुआ क्या आता है बेटा क्वेश्चंस में, देखो आवोगैद्रो नंबर की वैल्यू पता है, और ये वैल्यू आपको गिवन आएगी, ये वैल्यू आपको गिवन आती है, ये वैल्यू गिवन आती है। जेड का नंबर फाइंड आउट करना होता है, और आपको बताना पड़ता है दिस जो यूनिट सेल्स आती है किस टाइप्स की है। जैसे आपके पास में जेड का वैल्यू 2 आ गया तो आप बोलोगे सर बॉडी सेंटर्ड होगी, अगर 4 आ गए तो आप बोलोगे सर फेस सेंटर्ड होगी। और इन सब के अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो 6 आ गए तो आपको बताना है हेक्सागोनल यूनिट सेल्स। कैसे क्या होती है इन सबको लेके कंसीडर करने के मेथड्स मैंने दे दिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन इसके साथ करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए ये समझ में आया बेटा डेंसिटी कैसे क्या फाइंड आउट करते हैं। डेंसिटी फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल मेथड था, लेकिन यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं वो नेसेसरी था। देखिए बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल is 4.07 into 10 की पावर नेगेटिव 8 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है बेटा, कुछ चीजें आपको प्रोवाइड की है। जैसे आपको दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले दिया हुआ है डेंसिटी, डी इक्वल टू क्या देखोगे आप, डी इक्वल टू दिया है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ओके बेटा, इसके अलावा आपको दिया है बेटा एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब आप आर्म लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। एज को किस, एज जो लेंथ आ रही थी उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे। ए का वैल्यू दिया है 4.07 इंटू 10 की पावर 8। अब आपसे क्या पूछा है, एटॉमिक मास पूछा बेटा, मास का वैल्यू पूछा है ना, एटॉमिक मास को लेके। इस बार कौन सा मास पूछा है, एटॉमिक मास। ठीक है लेट्स क्लियर। तो या एटॉमिक मास बोलो या इसको मोलर मास बोलो, सेम ही बात है। यहाँ पे एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे क्या फाइंड आउट करना है, थोड़ी टाइम पहले अपन ने डिस्कशन किया था कि डेंसिटी इक्वल टू क्या आ रहा था, जो रैंक आ रहा था है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके अलावा क्या किया था आपने, मोलर मास, इसको डिवाइडेड किया था वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या लिया था आपने, ए क्यूब लिया था बेटा। इनके अलावा साथ साथ क्या लिया था बेटा, इसको डिवाइडेड किया था मोलर मास को किससे, एन से। यही फॉर्मूला था ना अपने पास। बस अपने को फाइंड आउट क्या करना है, इस बार एम करना है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, Da3 Na। और यहाँ पे देखो बेटा ये जो जेड है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलर मास। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर देखोगे आप तो बेटा एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एम इक्वल टू फाइंड आउट करना है। डी का वैल्यू कितना दिया है, 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब।
यहाँ पे साथ साथ ए का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो ए का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। इन सब के अलावा यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, आवोगैड्रो नंबर वैसे ही आपको पता है कितने होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब बेटा डिवाइड कर दो किससे, जेड से। जेड कितना है देखो एफसीसी में डिस्कशन किया है तो 4 आ जाएगा, सोल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। वैसे आपको बता दूं ये आंसर आएगा आपके पास कंप्लीटली सोल्व करने पे 107.13 क्या अप्रोक्सीमेट। इसको एमयू में ले लेना, एटॉमिक मास यूनिट। लेट्स क्लियर, ओके, समझ में आया। अरे कुछ नहीं करना, बस डेंसिटी का फॉर्मूले को अप्लाई किया है। इस बार अपने को मोलर मास फाइंड आउट करना था, तो मोलर मास को इधर रख लिया, ये इधर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आ जाएगा, जेड किधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। देखो बच्चों क्वेश्चंस में दिया आपको नियोबियम क्रिस्टलाइजर्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी बीसीसी दिया हुआ है बेटा आपको, सबसे पहले ये माइंड में कर लो। और बीसीसी स्ट्रक्चर बेटा, एसटीसी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक वेट। आपको दिया हुआ है बेटा, एटॉमिक वेट नहीं भी दिया हुआ है, एटॉमिक मास नहीं भी दिया हुआ है, तो माइंड रखना है। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चंस में जो भी चीज़ें आती है 1 to 20 तक जो एलिमेंट्स आते हैं उनके लिए लाइट एलिमेंट्स का आपको माइंड रखना होता है, हैवी एलिमेंट्स का गिवन होता है। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो ये 93U इसका एटॉमिक मास दे रखा है। सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं वही सिंपल सा फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू क्या बताया था, डी इक्वल टू आया था बेटा जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब डॉट एन है ना, आवोगैड्रो नंबर। क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल्स में ही चल रहे हैं अपन, इसलिए मैं वॉल्यूम को डायरेक्टली क्या यूज में ले रहा हूँ, ए क्यूब। अब आपको कंसीडर्ड क्या करना है बेटा, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कंसीडर करनी है, किसकी बेटा, नियोबियम की। ठीक है, ओके, क्वेश्चंस में आते हैं। तो बेटा मेरे को एटॉमिक रेडियस का रिलेशन किससे होता है, एज लेंथ से होता है, सिंपल सी बात है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा। देखो डी आपको गिवन है, जेड का वैल्यू आपको पता होता है। देखो बॉडी सेंटर्स में बात कर रहा है बेटा, तो डी आपको देखो प्रोवाइड करा है। डी कितना दे रखा है, 8.55 ग्राम है ना, सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। इसके अलावा जेड का वैल्यू कितना होगा, इसमें बॉडी सेंटर्ड बोला है तो 2 होगा। मोलर मास आपको दे रखा है बेटा 93U दे रखा है ना। और यहाँ पे यूनिट्स में आवोगैड्रो नंबर आपको पहले से पता है बेटा, आवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब बेटा फाइंड आउट क्या करना है, ए क्यूब, बस मिल गया आंसर, यही था। देखो इसको इधर ले आऊंगा तो ये इधर आ जाएगा, बस इतना सा है। तो ए क्यूब एज इक्वल टू आप फाइंड आउट कर लोगे जेड डॉट एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा डी एन। ओके, अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने में क्वेश्चंस में आपको सब कुछ पता लग गया है। ए का रिलेशन निकाल लो आर के साथ, बस क्वेश्चन सोल्व। ए इक्वल टू आपको बेटा बॉडी सेंटर क्यूबिक कुछ इस तरीके से होता है, पहले भी बताया था। बॉडी सेंटर क्यूबिक में देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लेना बच्चों, ये आपका क्या हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एक डायगोनल का काम कर रहा है। डायगोनल का वैल्यू कितना होता है बेटा, अगर क्यूब में देखोगे तो √3a होता है ना, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है। अगर मैं यहाँ पे रेडियस देखना चाहूँ तो इसकी r आ जाएगी बेटा, इसकी 2r, इसकी r। √3a इक्वल टू क्या आ रहा है 4r। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, r का वैल्यू, तो r इक्वल टू आप क्या कर दोगे, इधर आ जाएगा, बस देखो 4 डिवाइड हो जाएगा √3a/4। समझ में आ गया, अरे लेट्स क्लियर बेटा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ए क्यूब तो वहाँ पे इसकी वैल्यू रख देना, चेंज हो जाएगा, सोल्व कर लोगे, आराम से आ जाएगा। जो भी आपका आंसर्स आता है कमेंट सेक्शन में सबको मेंशन करना है, जहाँ दिक्कत आए अपन सॉल्यूशन में ये चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। समझ में आया, बस इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट कैसे आप सोल्व करते हो। हाँ तो बेटा देखो क्वेश्चंस दिया हुआ है, कॉपर के क्रिस्टल्स है, उनको क्या है एफसीसी लैटिस में, क्या एफसीसी लैटिस में है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले तो दे रखा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें आपकी एज लेंथ दे रखी है, यानी आपको ए का वैल्यू दे रखा है बेटा। सो दैट द कैलकुलेट डेंसिटी इज अरेंजमेंट विथ इट इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना नेसेसरी है बेटा। सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू याद रखनी है, डी इक्वल टू क्या होता है, देखो जेड डॉट एम अपॉन ए क्यूब, साथ साथ यहाँ पे डिवाइड करना होता है आवोगैड्रो नंबर। अब ए का वैल्यू आपको प्रोवाइड करा रखा है, ये आपका ए का वैल्यू है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको अगर प्रूफ करना है आपको तो ये पहले से दिया हुआ है, इसने क्वेश्चंस में आंसर दे दिया आपको, डेंसिटी ये है, लेकिन इसको प्रूफ करो, ये मेजर्ड करके दिखाओ कैसे है। तो इस चीज़ को लेके मैं यहाँ पे देखो जेड की बात करूँ, एफसीसी में तो कितना होता है 4, मोलर मास कितना होता है बेटा, कॉपर का आपको सबको पता है 63.5 होगा,
ओके अब क्या दे रखा है बेटा, ए का वैल्यू दे रखा है, एन ए का वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बस लेट्स क्लियर, क्रैक द क्वेश्चंस। सिंपल है बेटा, यहाँ पे इसकी जगह रख देना 4, इसकी जगह रखोगे 63.5, यहाँ पे क्या बच गया, ए क्या है बेटा 3.61 इंटू 10 की पावर -8 है ना, इसका क्या कर दो क्यूब कर देना बेटा, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे दे रखा है अवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे तो जो एज इट इज यही वैल्यू आ जाएगी जो डेंसिटी की थी। हो गया प्रूफ, लेट्स क्लियर।